देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। यमुना नदी का पानी दिल्ली के लाल किले तक पहुंच चुका है। दिल्ली के पॉश इलाकों में नाव चल रही है और लाइफ लाइन कही जाने वाली रिंग रोड पर भी पानी आ गया है। दिल्ली की ये साफ तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह दिल्ली डूब रही है। निगमबोध घाट इलाका डूब गया है। जैतपुर की कॉलोनी में बोट चल रही है। गीता कॉलोनी में मकान डूब चुके हैं। सिविल लाइंस में पानी भर गया है। कश्मीरी गेट पर भी जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं यमुना किनारे झुग्गियां पूरी तरह डूब चुकी हैं। तो दिल्ली में यमुना नदी फिलहाल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिजी सड़कों पर यातायात ठप है। दिल्ली में स्कूल कॉलेज रविवार तक के लिए बंद है, तो वहीं सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का ऐलान कर दिया गया। दिल्ली में बाढ़ का संकट कितना बड़ा है और आने वाले 24 घंटों में बाढ़ के क्या हालात होने वाले हैं, इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझते हैं। देश की राजधानी, हिंदुस्तान की आन बान शान दिल्ली पानी पानी है। राजधानी में जो पिछले 45 साल में नहीं हुआ वो हो चुका है। दिल्ली में जिस यमुना का अस्तित्व संकटग्रस्त दिखाई देता था, आज उसमें इतना पानी आ गया कि यमुना दायरे तोड़कर राजधानी के रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। जो रास्ते दिल्ली की लाइफलाइन थे, जहां पूरे दिन 24 घंटे गाड़ियां रफ्तार भरती थी, वहां नाव चलाने की नौबत आ गई है। वहां गाड़ियां डूब चुकी हैं। दिल्ली की पहचान लाल किले की दीवारों को भी यमुना अपने जल से स्नान करवा रही है। कई इलाकों में 5 से 6 फुट पानी भरा हुआ है। कुछ जगहों पर 10 फीट तक पानी भरा है, यानी आदमी की गर्दन तक, और कुछ जगहों पर लोग डूब भी जाएंगे। लोग तस्वीरें देखकर हैरान परेशान हैं, क्योंकि उम्मीद नहीं थी दिल्ली में ये दिन भी देखना पड़ेगा। क्योंकि अब तो अस्पतालों तक भी पानी घुसने की नौबत आ चुकी है। दिल्ली के जो इलाके बाढ़ से सबसे ज्यादा चपेट में हैं, सबसे पहले उनकी लिस्ट आपको दिखाते हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड पर यमुना का पानी किस तरह लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है और दिल्ली को डरा रहा है। दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में शुमार जगहों पर भी बाढ़ से कैसी बेबसी दिखाई दे रही है, नजारा हैरान करने वाला है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके को, जहां पर दिल्ली के एलजी भी रहते हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रहते हैं, जहां पर बड़ी बड़ी कोठियां हैं। वहां पर बाढ़ के पानी का लेवल खतरनाक स्तर तक जा पहुंचा है। सिविल लाइंस इलाके के हालात इतने खराब हैं कि गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। सड़कों पर 5 से 6 फुट तक पानी भर चुका है, जिसका लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। घरों के फर्स्ट फ्लोर तक भी पानी पहुंच गया, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम को भी उतारना पड़ा। यहाँ पर बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं सभी को घर से निकालने की कवायद जारी है। चलिए अब आपको दिखाते हैं वो सड़कें जहां पर कभी गाड़ियों का लंबा जाम लगता था। आईएसबीटी की तरफ जाने वाले इस रास्ते पर दिल्ली की शान लाल किले तक यमुना का पानी पहुंच गया है। सुबह से शाम तक यहाँ पानी का जलस्तर बढ़ता गया। यहाँ पर दोपहर तक पानी में आधा डूबा रिक्शा चलता दिख रहा था। शाम होते होते पानी में बसें भी डूबती दिखाई देनी शुरू हो गई। यहाँ से थोड़ी दूर पर मौजूद है निगमबोध घाट, जहाँ पर लोग अपनों को आखिरी विदाई देने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ भी बाढ़ के पानी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। दिल्ली वाले ये तमाम तस्वीरें देखकर हैरान हैं, आखिर राजधानी कैसे पानी पानी हो गई है। ये दिल्ली के मेटकाफ रोड की तस्वीरें हैं, जहाँ पर मौजूद सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर में बाढ़ का पानी घुस गया। यहाँ पर भर्ती 40 मरीज, जिनमें से 3 वेंटिलेटर पर हैं, उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा है। यहाँ पर बोरियां लगाकर अस्पताल में पानी को घुसने से रोकने की कोशिश की जा रही है। जिन मरीजों को बाढ़ के पानी की वजह से हटाना पड़ा है, उनके परिजनों के चेहरे पर अब चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं। जब भी दिल्ली में बाढ़ के खतरे की बात होती है तो हथनी कुंड बैराज का नाम सबसे पहले सुनाई देता है। ऐसा बताया जाता है मानो इसी बैराज की वजह से दिल्ली में डेंजर बढ़ाने वाला पानी आता है। हालांकि सच्चाई यह है कि पहाड़ों पर बेतहाशा बारिश के बाद वो पानी हथनी कुंड बैराज तक पहुंचा और फिर दिल्ली में यमुना नदी का लेवल बढ़ा। दिल्ली में बाढ़ के लिए क्या हथनी कुंड बैराज जिम्मेदार है? आज हमने इसी बैराज के नाम पर फैलाए जा रहे कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश की। दिल्ली में बाढ़ की वजह हरियाणा के हथनी कुंड बैराज को बताया जाता है। यहां से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में यमुना नदी का पानी डेंजर लेवल को क्रॉस कर चुका है।
हालांकि हथनी कुंड बैराज की वजह से ही बरसाती पानी कंट्रोल्ड तरीके से दिल्ली तक पहुंचता है। इस बैराज का काम हिमाचल के ऊपरी इलाकों से आने वाले पानी को कंट्रोल करना है। यानी अगर ये ना हो तो पहाड़ों का पानी बिना किसी रोक टोक के तेजी से दिल्ली पहुंच जाएगा। इस वक्त दिल्ली के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। इस बीच हथनी कुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी में लगातार कमी आ रही है। हथनी कुंड बैराज पर पानी का स्तर घट रहा है। इसका मतलब है कि दिल्ली में भी खतरा कम होने वाला है। आसन बैराज है और क्या नाम है डाक पत्थर बैराज है, वहाँ पे लगातार बातचीत होती रहती है उनसे। तो अभी वहाँ पे भी बारिश जो हो रही थी हल्की फुल्की बूंदाबांदी, वो भी अब बंद हो चुकी है। तो आगे आने वाले टाइम में जल स्तर घटेगा ही। हथनी कुंड बैराज से करीब 200 किलोमीटर दूर दिल्ली तक पानी पहुंचने में लगभग 72 घंटों का वक्त लगता है और बैराज से कम मात्रा में पानी डाइवर्ट होने की वजह से जल्द ही यमुना खतरे के लेवल से नीचे आ सकती है। दिल्ली में बारिश और हथनी कुंड बैराज का पानी मिलकर ही खतरे को बढ़ाता है। राहत की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाके में पिछले 24 घंटे में कम बारिश हुई है, जिससे हथनी कुंड बैराज में भी पानी का लेवल नीचे आ रहा है। हर घंटे का जो डाटा है वो इवन हमारे हायर ऑफिसर को, हेड ऑफिस को दिल्ली और बकायदा जैसे आपका न्यूज चैनल है, हर न्यूज चैनल के माध्यम से हम भिजवाते आ रहे हैं। हथनी कुंड से डाइवर्ट हो रहे पानी की वजह से यमुना अपने प्रचंड रूप में है। आशंका है कि अगर पहाड़ों पर और पानी बरसा तो दिल्ली में खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली बनी दरिया, कौन है इसका कसूरवार? इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बेहद ही खास एक्सपर्ट है पूर्व शहरी विकास सचिव सुधीर कृष्णा जी, जो कमिटी ऑन स्टैंडर्ड्स फॉर स्मार्ट सिटीज के चेयरमैन भी रहे हैं। सुधीर जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सर, लगातार हेडलाइंस हम दिखा रहे हैं कि पिछले 45 साल में जो नहीं हुआ वो इस बार दिल्ली के साथ हो रहा है। हथनी कुंड बैराज से हर साल पानी छोड़ा जाता है, हर साल खतरा बनता है कि दिल्ली में बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि पहाड़ों पर जो बारिश होती है उसके बाद वो पानी धीरे धीरे कैसे हथनी कुंड बैराज से होता हुआ यमुना में आता है और उसका लेवल राइज होता है। लेकिन इस बार क्या अलग हुआ है सुधीर जी, आपसे समझना हम चाहते हैं कि इतना ज्यादा भयावह स्थिति दिल्ली में, बाढ़ के से हालात दिल्ली में बेकार हो गए हैं। इस वर्ष पानी का बरसता एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा है। पानी ज़्यादा बरसा है, न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे भारत में, उत्तर भारत में। तो हिमालयन कैचमेंट एरिया जो है वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होके इन्हीं नदियों के माध्यम से दिल्ली भी पहुँचा है और जगह भी उससे समस्या आई है। तो ये जो है पानी का बरसना, क्लाइमेट चेंज को हम कह सकते हैं। कुछ हद तक साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सडन डाउनपोर बार बार हो रहे हैं। लेकिन ये जो है सिचुएशन, ये आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में बनी रहेगी, ऐसा माना जा रहा है। विश्व में ये समस्या है और हमको उसका समाधान निकालना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए हम हथनी कुंड को दोष देना मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा मायने रखेगा नहीं, क्योंकि ये हर साल होने वाला है और पानी बरसना है। और ये समस्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस स्टेज पर आ गई है कि हमने उस समस्या का केवल तात्पुर्तिक यानी टेम्पररी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है, वो भी लोकलाइज्ड। तो ये रीजनल बेसिस पे पूरे क्षेत्र में एनसीआर बेसिस पे वाटरशेड के आधार पर उसकी योजना बनाना, प्लानिंग करना, ड्रेनेज प्लानिंग करना और लोकल एरिया की प्लानिंग करना। ये नहीं है कि केवल म्यूनिसिपैलिटी को करना होगा। वो प्लानिंग जो है जहाँ जहाँ ड्रेन जा रही है, जिस रास्ते से जा रही है, चाहे उसमें पंचायत है या म्यूनिसिपैलिटी है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या कोई डिपार्टमेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ड्रेनेज प्लानिंग के ना होने की वजह से, नंबर 1, प्रॉपर ड्रेनेज प्लानिंग ऑन वाटरशेड बेसिस एंड सब वाटरशेड बेसिस ना होना, जो बना है कुछ हद तक, जो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का रीजनल प्लान है उसमें बनाया गया है, ये उसमें दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के मॉडल गाइडलाइंस भी मिले हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। एक तो ये, और दूसरा ये कि जो ड्रेन है उसके रख रखाव में
मेंटेनेंस में बहुत सुधार की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि शहरीकरण होना देश का बहुत आवश्यक है और जो हो भी रहा है। लेकिन शहरीकरण जो है वो योजनाबद्ध होना पड़ेगा। अगर अनप्लान्ड डेवलपमेंट हुआ शहरीकरण, तो वो हमारे लिए समस्या बनता जाएगा, और जो कि बन रहा है। ये कहना चाहूँगा कि ड्रेनेज के प्लानिंग, ड्रेनेज मैनेजमेंट दोनों में मूलभूत रूप से हमको अध्ययन करना है और कार्यगत करना है। और हमारे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हेवी रेनफॉल हुई तो चर्चा हुआ और वो बंद हुई तो हम भूल गए। ये हेवी रेनफॉल को हम एक बेंचमार्क बनाएं। सर, जो आपने ये कहा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आपने बोला है। जिस समय हम उस स्थिति में फंस जाते हैं तब उसके सोल्यूशन की तरफ सोचते हैं। जैसा दिल्ली में जब इतना पोल्यूशन हो जाते हैं तो पराली जिम्मेदार है, दिल्ली में बाढ़ आ रही तो हथनी कुंड बैराज जिम्मेदार है। इसके जो डिटेल पॉइंट्स उसको समझना जरूरी है। जैसा आपने ड्रेनेज प्लानिंग नहीं होना बताया, ड्रेन का रखरखाव नहीं है सर, लेकिन ये तो मैन मेड भी है ना सर। आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से एंक्रोचमेंट हुआ है, यमुना किनारे जो रिवर बेड है, बड़ी से बड़ी बस्तियां बस गई, बड़े बड़े कॉमनवेल्थ गेम विलेज बस गए। आपने शहरीकरण की बात की, लोगों ने जिस तरीके से इंक्रोचमेंट किया है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब शहर प्लानिंग की, सिटी प्लानिंग की बात आती है तो इस बात का आपको लगता है दिल्ली में खासतौर पर ध्यान दिया गया होगा कि इतने ऐसी जगह पर जहां पर वाकई जो बेड है वो ज्यादा स्थिर नहीं रहती, क्योंकि एक रिवर बेड है, वहां पर इतना ज्यादा रिहायशी इलाका बन जाता है, तो स्थिति ऐसी होनी ही है। जो आपने कहा है वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा अन्य कारण भी है। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो ड्रेनेज है, अगर उसको आप वाटरशेड बेसिस पर देखें तो अधिकांश रोड उसी ड्रेनेज के अलोंग बनी हुई है। तो जो रोड मैप में बनती हैं उनके 3 हिस्से रोड के होते हैं। पहला कैरेज वे, जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं। दूसरा ड्रेनेज सिस्टम जो उससे लगा हुआ है, और इससे लगा हुआ दूसरे साइड में ड्रेनेज के फुटपाथ होता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये रोड नेटवर्क का, जब भी रोड का इम्प्रूवमेंट होता है, रिसर्फेसिंग होगी, गड्ढे भरे जाएंगे, तो केवल कैरेज वे का ध्यान दिया जाता है। जो ड्रेनेज है उसको और फुटपाथ को नहीं देखते हैं। तो नतीजा क्या होता है कि कैरेज वे ऊंचे होते जा रहे हैं, उनकी हाइट ऊंची होती जा रही है, और एक जो ग्रेडियंट होता है रोड सरफेस, ड्रेनेज और फुटपाथ तीनों से, और उसके बाद रिहायशी इलाका जो है आगे उसके बढ़ा हुआ रिहायशी है या जो भी है, पार्क है या जो भी है, वो सब का एक प्लान ढंग से जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा, केवल रोड को ऊंचा करते जाएंगे अगर, तो और ड्रेन का मेंटेनेंस नहीं होगा, तो और भी बहुत सी बातें हैं जो पहले इस लेवल का आपको बताया मैंने। उसके बाद दूसरा लेवल ये है कि ड्रेनेज जो है वो नेचुरल ड्रेन, अगर आप जहाँ भी देखेंगे ओरिजिनल नेचुरल ड्रेनेज, वो तो सैकड़ों 100 फीट चौड़े थे, 50 फीट तो मिनिमम रहे होंगे, 100 फीट चौड़े भी। अब वो सब कॉन्क्रीटाइज होके, छोटे होके, उसके ऊपर ढक्कन लगा के बंद करके, अब नतीजा क्या है कि वो कवर ड्रेनेज अगर अंदर कहीं चोक हुआ है तो दिखेगा नहीं किसी को, और वो चोक होने के लिए उसको पूरा चोक होने की जरूरत नहीं है। 1-1.5-2 किलोमीटर के एंड पर जाके एक जगह अगर चोक हो गया तो पीछे का सारा एरिया में पानी भरेगा। इसलिए ये ड्रेनेज सिस्टम पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है, हर चीज से अधिक। जैसे कि हम बहुत चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, पानी की व्यवस्था पर ध्यान दे रहे हैं, या हम मेट्रो रेलवे सिस्टम लाने पर ध्यान दे रहे हैं, इसी हद तक हमको आवश्यकता है ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान देने की। और एनसीआर के लिए बहुत आवश्यक है कि अर्बन शहरी विकास मंत्रालय, क्योंकि ये कई राज्यों में आ जाता है, एनसीआर केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, उसमें हरियाणा भी है और उसमें उत्तर प्रदेश भी है और कुछ हद तक राजस्थान का भी हिस्सा है और दिल्ली तो है ही। तो इसलिए एनसीआर बेसिस पर सब वाटरशेड का डिमार्केशन करके शहरी विकास मंत्रालय के नेतृत्व में राज्यों की समिति बना के पूरा ड्रेनेज प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अगर हमने दिल्ली का ड्रेनेज प्लानिंग किया और दिल्ली से लगे हुए एरिया का नहीं ड्रेनेज प्लानिंग किया तो समस्या में समाधान हो नहीं पाएगा। इसी प्रकार से दिल्ली के अंदर हम किसी को मैं यही आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि सर आप कमिटी ऑन स्टैंडर्ड्स फॉर स्मार्ट सिटीज के चेयरमैन भी हैं। स्मार्ट सिटी प्लानिंग में जब शहर को बसाने की बात आती है, उससे पहले ड्रेनेज सिस्टम कैसा होना चाहिए इस पर चर्चा होती है, उसके बाद फिर आप सिटी को बसाने की बात होती है।
सर आपने तमाम चीजें बोली कि होना क्या चाहिए, लेकिन कितना आसान है दिल्ली जैसे बसे बसाए शहर के लिए ये? आपको कहां पर कमियां नजर आती है, कहां पर गुंजाइश सर नजर आती है आपको, जिससे कि ऐसी स्थिति आगे पैदा ना हो? देखिए, इसमें जो आपका प्रश्न बिल्कुल एकदम सही प्रश्न है, और उसका उत्तर मैं ये दूंगा कि ये आसान है। इसमें दो चीजें, देखिए, कोई काम करना है तो उसके लिए हमें एक तो चाहिए रिसोर्स, और दूसरा चाहिए हमें विल पावर। गवर्नेंस के दो अंग होते हैं। रिसोर्स में बहुत चीज़ें, रिसोर्स में मैन पावर भी होता है, रिसोर्स में टेक्नोलॉजी होती है, रिसोर्स में मनी, पैसे चाहिए। जस्ट सॉरी। तो जहाँ तक पैसे की बात है, आज के समय में पैसे की कमी नहीं है। जो आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत पैसे के लिए त्राही त्राही होती थी, आज वो बात नहीं रही है। देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार होता चला आया है। टैक्स रेवेन्यू शेयरिंग और ग्रांट के माध्यम से स्थानीय निकाय, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत को काफ़ी पैसे मिल रहे हैं। बहुत सी हो तो उसकी बात नहीं है। अब देखिए, दो बातें रह गई हैं। एक है मैनेजमेंट, जिसमें कि विल पावर भी है, और दूसरा है प्लानिंग का पार्ट। तो रीजनल प्लानिंग की बात मैंने आपसे कही। वाटरशेड बेसिस पर प्लान, मोटा मोटा प्लान, एक तरह प्लान एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध है। और क्षेत्रीय प्लान हो या नगर का प्लान हो, उसमें सबसे कई लेयर होते हैं। सबसे पहला लेयर है ड्रेनेज प्लान, सबसे पहला। ये हैबिटेशन प्लानिंग और मोबिलिटी प्लानिंग, ये सब उसके बाद आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ड्रेनेज प्लान को इग्नोर करते हुए पहले हैबिटेशन, यहाँ घर बनेगा, ये खाली जगह है, यहाँ एक लेआउट डेवलप होगा, ये हमको बंद करना पड़ेगा। ड्रेनेज प्लान बनाना होगा। और जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, उसमें ये दिल्ली की व्यवस्था में एक यूनिकनेस है। देश में ये समस्या हर जगह है, लेकिन दिल्ली में यूनिकनेस ये है कि दिल्ली में कोई एक शासन के लेवल जो है वो पूरे ड्रेनेज को मैनेज नहीं कर रहा है। दिल्ली में दिल्ली सरकार का भी वजूद है, दिल्ली में डीडीए का भी वजूद है, ड्रेनेज के बारे में कह रहा हूं मैं, और दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी वजूद है। ये तो बड़े स्ट्रांग वजूद हो गए। उसके अलावा अनेक संस्थाएं हैं। जैसे मान लीजिए डिफेंस की बहुत लैंड है, उनके ड्रेनेज अलग हैं। ना वो डीडीए के कंट्रोल में है, ना वो दिल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और ना वो एमसीडी के कंट्रोल में है। वो कैंटोनमेंट का डिपार्टमेंट अलग है, मिलिट्री का अलग है। और कितने आप लिस्ट बनाए तो कम से कम 2.5 दर्जन ओनर हैं रोड के और ड्रेनेज के। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। और दिल्ली में देखिए, आपको पता है कि जो एलजी के दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या वजूद है, ये सब बातें अभी तक चर्चा का विषय बनती हैं। इसलिए भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय को बहुत आवश्यक है कि वो नेतृत्व लें इसका, ड्रेनेज सिस्टम फॉर एनसीआर ऑन वाटरशेड बेसिस। उसको छोड़ने का कोई रास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये समस्या बार, ये तो देखिए, पानी बरस रहा है एक दिन और रुक जा रहा है। हम ये भी सोच सकते हैं कि 10-15 दिन तक कंटिन्यूअस 150 mm का पानी हो सकता है। हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते, तब क्या हाल होगा बताइए। तो इसलिए हमको ये करना बहुत जरूरी है। मैं यही अलार्मिंग रेट आपसे जानना चाहती हूँ। मतलब मैं अगर शहर के बनावट को अगर समझना चाहूँ आपसे, यमुना के आसपास के इलाके अभी डूब चुके हैं, सिविल लाइन जैसा इलाका है, पॉश इलाके में सर नावें चल रही हैं, लाल किले के सामने की सड़क डूब चुकी है। अगर स्थिति ऐसे रहती है, क्योंकि जब तक हम एक अलार्मिंग स्टेट पर नहीं पहुंचे तब तक शायद हमारे कानों तले जू तक नहीं रेंगती। आपने बोला इतना डिसेंट्रलाइज सिस्टम है कि बड़ी दिक्कत हो जाती है कि आखिरकार इसको पूरा कौन करेगा इस काम को, लेकिन करना जरूरी है। क्योंकि जो स्थिति हमने देखी 45 साल के बाद, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हर साल देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके से इंक्रोचमेंट और जिस तरीके से पूरी स्थिति पैदा हुई है, उससे हो सकता है हर बार हो। लेकिन सर, बहरहाल क्या लगता है आपको, अगर ऐसा अलार्मिंग सिचुएशन रही, और कौन से दिल्ली के ऐसे इलाके हो सकते हैं जहां पर बाढ़ आ सकती है? मतलब ये और आगे कितना बढ़ सकता है? ये थोड़ा अलार्मिंग सिचुएशन जरा हमें समझाएं। अब देखिए, क्या है कि जैसे मैंने आपसे बताया कि एक जगह पानी लगने का मतलब ये है कि 2 किलोमीटर दूर भी अगर ब्लॉकेज है तो उसके बैक साइड में जो बैक वाटर की तरह से जो बनेगा एरिया, वहां तक पानी भरेगा। हमको उसकी सफाई करने से कोई मतलब नहीं है जब तक कि हमको सोर्स ना मालूम हो कि कहाँ पर ये ब्लॉकेज है। और जितना पानी बढ़ेगा, नए नए क्षेत्र जो है वो डूबते चले जाएंगे। जैसे आपने पहले कहा कि फ्लड प्रोन एरिया जो है, फ्लड प्लेन्स जो है, वहां पर भी हैबिटेशन कर डाले हैं। तो अब नतीजा क्या है कि वो एरिया जो थे वो पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, पानी को ठहराने के लिए और सब सॉइल में ले जाने के लिए ही नेचर ने बनाए थे। लेकिन हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके कॉन्क्रीटाइज कर देंगे, दोनों तरह से मुसीबत कि एक तो पानी वहाँ पे रुकने की जगह नहीं, पानी को एब्जॉर्ब होने की जगह नहीं, और जो घर बने हैं उनको डूबने की व्यवस्था हो गई। तो इसलिए अब समस्या जो हो ही गई है,
अब सारे घरों को तोड़ना तो संभव है नहीं, तो जितना हद तक तोड़ना है उसको तोड़ा भी जाना चाहिए, लेकिन बिना प्लानिंग के अगर तोड़ना शुरू करेंगे तो रिजल्ट निकलने वाला नहीं है और लोग भी उसको रेजिस्ट करेंगे। इसलिए अगर अब सैटेलाइट इमेजरी हमारे पास है, सब सॉइल वाटर का डेटा हमारे सब कुछ डेटा है, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है जो आज से 50 साल पहले नहीं थी, वो हमारे पास जो है सैटेलाइट इमेजरी की टेक्नोलॉजी और भी टेक्नोलॉजी जो है मैपिंग की व्यवस्थाएं, डिजिटल मैपिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी उपलब्ध है। अब गवर्नेंस का इशू है, विल पावर का इशू है। मेरा ये कहना है कि एक कमेटी बननी चाहिए एलजी की अध्यक्षता में, जो दिल्ली के बारे में कह रहे हैं, और रीजनल के बारे में, एनसीआर के बारे में तो शहरी विकास मंत्रालय को ही आना पड़ेगा, क्योंकि कई राज्यों को मिला के वो वाटरशेड बनता है। जो एनसीआर का वाटरशेड है वो 3-4 राज्यों को मिला के बनता है, इसलिए वो तो शहरी विकास मंत्रालय को, और भारत सरकार में भी एक डिवीजन खोलना चाहिए शहरी विकास मंत्रालय में, जो कि जैसे वहाँ पर डिवीजन है इसका पब्लिक हेल्थ का डिवीजन है, पब्लिक वर्क्स का डिवीजन है, इसी प्रकार से फ्लड और इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल का डिवीजन भी खुलना चाहिए एनसीआर में, और मंत्रालय में भी एक विंग होना चाहिए, क्योंकि भारत के हर शहर में ये पानी का जो समस्या दिल्ली में दिख रही है, अलग अलग लेवल पर समय अलग अलग समयों पर आती जा रही है, इसलिए उसको नेशनल स्टेचर देना बहुत जरूरी है। नेशनल प्लानिंग की जरूरत है। जो हमारे एनसीआर का प्लान है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है, जिसको हम यूआरडीपीएफआई गाइडलाइन कहते हैं, उसको भी पहले तो लागू ही नहीं हो रही ठीक से, वो अगर हो रही है उसको रिव्यू भी करना चाहिए, और विल पावर बनाना है। जो एलजी और एलजी की चेयरमैनशिप में कमेटी दिल्ली के लिए बने, जिसमें वाइस चेयरमैन चीफ मिनिस्टर हो, और उसमें जो है एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन उसमें होना चाहिए जो भी है, और बाकी और भी लोग जो डिपार्टमेंट्स हैं डिफेंस के हों, सब मिलके इसको बिल्कुल हाई लेवल का, और फुल टाइम ऑफिसर डीडीए में फुल टाइम, वाइस चेयरमैन के बाद एक नेक्स्ट ऑफिसर जो भी कहें, प्रिंसिपल कमिश्नर का जो भी, सो हर डिपार्टमेंट बहुत आवश्यक है। सुधीर सर, आपने बहुत सारे सॉल्यूशंस बताए हमें कि क्या किया जाना चाहिए। आप भी ऐसे पावरफुल पोजीशन में हैं, आप ये तमाम जो आपने बताए हैं ये सॉल्यूशंस, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है सरकार के साथ बैठकर आप जो बातें हमें बता रहे हैं वो सॉल्यूशंस सरकार को भी देंगे, और इस तरीके से दिल्ली दोबारा से दरिया ना बने, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि जो मैंने कहा है वो पूर्ण 100% डूएबल है, कोई एक्स्ट्रा खर्चे की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इट विल गिव बेटर रिजल्ट, बेटर वैल्यू फॉर मनी, बेटर रिजल्ट फॉर द मनी वी आर इन्वेस्टिंग। पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं आजकल, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसको पैसे की दिक्कत हो, कोई निकाय नहीं है, कोई म्युनिसिपैलिटी पंचायत नहीं है जो ये कह सके कि हम ये काम इसलिए नहीं कर पा रहे कि हमारे पास पैसे सभी के पास विल पावर की कमी नजर आ रही है आपको, और ड्रेनेज प्लानिंग सिस्टम होना चाहिए। कमेटी एक बने जिसकी अध्यक्षता में ये तमाम जो दिक्कतें हैं जो अभी दिल्ली फेस कर रही है बारिश के समय, और ये जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति दिल्ली में पैदा हो रही है, ये करना बेहद आसान है, लेकिन करने वाला कोई होना चाहिए। सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे इस कार्यक्रम में और इस चर्चा में सामने रखे हैं। उम्मीद करते हैं प्रशासन के लोग इस वक्त आपको सुन रहे हो और इस पर अमल करने की पहल आगे हो। बहुत धन्यवाद करेंगे सुधीर कृष्णा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी। अब खबर भोपाल से। झीलों की नगरी भोपाल से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिले हैं। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। खबरों के मुताबिक पति पत्नी ने पहले अपने दोनों बच्चों को जहर दिया, फिर खुद फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है शख्स ने ऑनलाइन जॉब के दलदल में फंसकर लोन लिया था और इसके बाद वो ऑनलाइन जॉब के दलदल से निकल नहीं सका। जिस ऐप के जरिए वो पैसे लगा रहा था उसी से कर्ज भी ले लिया था। लगातार कर्ज बढ़ता चला गया। इससे पूरा परिवार परेशानियों में घिर गया और इसके बाद शख्स ने पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लिया। पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट, सल्फास की गोलियां मिली हैं। पुलिस के मुताबिक मृतक निजी इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था और इसी बीच उसने ये लोन ऐप के जरिए कर्ज लिया और ईएमआई ना भरने के कारण ये दर्दनाक हादसा हमें देखने को मिला है। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता प्रमोद शर्मा है इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ। प्रमोद, ऐसी एक घटना नहीं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं जो कि फर्जी लोन ऐप की हम देखते आए हैं। खुद जी बिजनेस के अपने इस चैनल के जरिए हमने
कई ऐसी खबरों को जोर शोर से दिखाया है जो इस तरीके का गोरख धंधा चलाते हैं, उस पर हमने रिपोर्टिंग की है। खास तौर पर भोपाल की जो एक घटना है उसके बारे में जरा बताइए, कैसे ये परिवार, भोला भाला परिवार, एक ऐसे फर्जी लोन ऐप या ऐसी तरीके की मकड़ जाल में फंस गया। देखिए, समूचे देश में देखा जाए तो बैक टू बैक ऐसी एक के बाद एक घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं और ये घटनाएं बताती हैं कि जितनी सख्ती कानून में होना चाहिए ऐसे फर्जी लोन ऐप पर लगाम लगाने के लिए वो नाकाफी सिद्ध हो रही है। राजधानी भोपाल के रातीबड़ा थाना क्षेत्र में जब ये खबर निकलकर सामने आई कि एक परिवार के मुखिया ने अपने पूरे परिवार को, देखिए, खुदकुशी कर ली उसने पूरे परिवार के साथ। जिन बच्चों, नौनिहाल बच्चों के बेहतर भविष्य की वो चिंता करता था और उनकी जीवन लीला उसने खत्म करने का फैसला लिया, तो समझा जा सकता है कि उस पर क्या बीती होगी। देखिए, फर्जी लोन ऐप ने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। उसने 4 पेज का एक सुसाइड लेटर लिखा है, उस लेटर में वो पूरी कहानी लिखी है जिसने झकझोर कर रख दिया। और ये सुसाइड लेटर में जिक्र बताता है कि चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर पूरे देश हो, ये फर्जी लोन जो ऐप है वो सक्रिय है और इस खेल में कई लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, ठगी का, आर्थिक ठगी का शिकार हो रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी जीवन लीला खत्म कर लेते हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो इस, देखिए, ऐसे ठगों से आज भी जूझ रहे हैं। कुल मिलाकर सख्ती की दरकार है। राजधानी भोपाल में ये जो हाई प्रोफाइल सुसाइड मामला सामने आया है फर्जी लोन ऐप की ठगी को लेकर, इस मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन मध्य प्रदेश में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले इंदौर में भी एक घटना सामने आई थी और ये घटना के बाद ये दावा किया गया कि ऐसे फर्जी लोन ऐप के जाल में फंसे लोगों के सुसाइड मामले अब दोबारा रिपीट नहीं होंगे। लेकिन राजधानी भोपाल में अब ये 4 लोगों का सुसाइड करना ये बताता है कि जो ऑनलाइन फर्जी ऐप हैं वो एक्टिव हैं और देश भर में लोग इसका शिकार हो रहे हैं और अपने, देखिए, वो देने पर मजबूर हो जाते हैं। कुल मिलाकर एक कोई, देखिए, कठिन और सख्त कानून बनना चाहिए जो ऐसे फर्जी लोन ऐप पर कार्रवाई करे, क्योंकि लोन देने वाली बहुत सारी बैंक है, रजिस्टर्ड हैं, जिनके बड़े बड़े ऑफिस हैं, तो फिर फर्जी ऑनलाइन लोन क्यों एक्टिव हैं? तो कुल मिलाकर सरकार को इस दिशा में सख्त कदम उठाने सामने आ रहे हैं। प्रमोद, जैसा आपने बताया, और उसके जद में आकर कई परिवार शिकार हुए हैं और इस लोन ऐप का शिकार होने के बाद कईयों ने ऐसा कदम उठाया जैसा हम भोपाल के इस खबर पर देख पा रहे हैं। धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। प्रमोद शर्मा करेंगे। आइए आपको बताएं, ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे ने पूरे देश को दहला दिया था। इस हादसे में करीब 300 लोगों की मौत हुई थी, 900 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस हादसे में लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन अब एक और अहम जानकारी सामने आई है। दरअसल रेल हादसे के दौरान जो लोग सफर कर रहे थे उनमें से करीब 30% लोगों ने ही ट्रैवल बीमा लिया था। जानकारी के मुताबिक 2296 यात्रियों में से सिर्फ 680 ने ही बीमा का विकल्प चुना था। यह हादसा 2 ट्रेनों के बीच हुआ था। कोरोमंडल एक्सप्रेस के 346 यात्रियों ने बीमा विकल्प चुना था, जबकि हावड़ा एक्सप्रेस के 334 यात्रियों ने बीमा विकल्प चुना था। आखिर ट्रैवल बीमा है क्या, इसे क्यों लेना चाहिए, इसे आसान भाषा में समझ लीजिए। रेल का टिकट काउंटर या ऑनलाइन लिया जाता है। आपको बताएं, जो टिकट है वो बुक कराने के दौरान आपको इंश्योरेंस लेने का विकल्प भी दिया जाता है, जिसके जरिए सफर के दौरान किसी भी आपात स्थिति में होने वाले नुकसान के साथ ही जान माल की हानि भी कवर होती है। आईआरसीटीसी ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को महज 35 पैसे के प्रीमियम पर 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर देती है। हालांकि ये विकल्प ऑप्शनल होता है, लेकिन यात्रियों के लिए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा बीमा कवर हो सकता है। लेकिन कई यात्री इस ऑप्शन को चुनते ही नहीं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बालासोर हादसे में अपनी जान गंवा चुके लोगों की रिपोर्ट में पता चला है। अब ये समझ लीजिए आईआरसीटीसी से इंश्योरेंस में कवर क्या क्या होता है। इंडियन रेलवे एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक अगर रेल एक्सीडेंट में किसी यात्री की मौत हो जाती है तो 10 लाख रुपए की बीमा राशि उसके परिजनों को मिलती है। अगर रेल हादसे में कोई यात्री पूरी तरह से विकलांग हो जाता है तो उसे भी रेलवे 10 लाख रुपए की बीमा राशि देती है। वहीं आंशिक तौर पर हमेशा के लिए विकलांगता होने पर 7.5 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि घायल होने पर
IRCTC 2 लाख रुपए अस्पताल खर्च के रूप में देती है। अब ये भी समझ लीजिए कि IRCTC इंश्योरेंस क्लेम करने का प्रोसेस क्या है। दरअसल अगर कोई रेल हादसा होता है तो हादसे के 4 महीने के अंदर IRCTC के नजदीकी कार्यालय में जाकर आपको क्लेम फॉर्म भरना जरूरी होता है और इस फॉर्म में सभी डिटेल्स जैसे कि पॉलिसी नंबर, व्यक्ति का पहचान देना होता है। क्लेम फॉर्म भरने के 15 दिनों के अंदर रेलवे क्लेम की राशि भेज देती है। अब सवाल यह है कि जब सिर्फ 35 पैसे में रेलवे इंश्योरेंस मुहैया कराती है तो इसे ऑप्शनल क्यों रखा जाता है, इसे अनिवार्य क्यों ना किया जाए। रेलवे को चाहिए कि हर टिकट के साथ साथ बीमा को अनिवार्य करे ताकि दुर्घटना में हताहत हुए या फिर मृत व्यक्ति के परिवार को कुछ आर्थिक मदद मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंच चुके हैं। वहां पहुंचते ही सबसे पहले हवाई अड्डे पर पीएम का शानदार स्वागत हुआ और इसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी होटल जा रहे थे तब भारतीय समुदाय सड़कों पर उनका स्वागत करने के लिए मौजूद था। इस समय हम आपको तस्वीरें वहीं की दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों को प्यार किया, भारतीयों से बातचीत की, स्वागत के लिए उनका अभिवादन भी किया। आज प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनेट के अध्यक्ष से होगी और फिर रात 11 बजे फ्रांस में भारतीय समुदाय के लोगों से भी प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे और आज ही मोदी और मैक्रों की 1-to-1 मीटिंग भी होगी। देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण इस विजिट में और क्या बड़े फैसले होने वाले हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। ये भी बताएंगे पाकिस्तान ने मोदी के दौरे पर क्या रिएक्शन दिया है और ये सभी जानकारियां हमने पेरिस से आई इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में समेटी हैं। छब्बीस रफाल फाइटर जेट और 3 सबमरीन की डील लॉक करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पेरिस पहुंच गए हैं। विमान से उतरते ही हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का शानदार रेड कारपेट वेलकम हुआ है। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे की सबसे शानदार तस्वीर 14 जुलाई को सामने आएगी। असल में फ्रांस ने पीएम मोदी को अपने नेशनल डे यानी बेस्टिल डे पर बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया है। फ्रांस में ऐसा कम ही होता है जब किसी विदेशी नेता को नेशनल डे पर न्योता दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद खास है क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर बेस्टिल डे परेड में पीएम मोदी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। भारत के लिए यह बहुत गर्व की बात है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का बेस्टिल डे परेड में आना यह अपने आप में एक खास मौका हो जाता है जब भारत और फ्रांस अपनी रणनीतिक साझेदारी के 25 साल मना रहे होते हैं। पीएम मोदी के पेरिस पहुंचने से पहले ही भारतीय वायुसेना के 4 रफाल विमान भी पेरिस पहुंच चुके हैं। ये विमान फ्रांस की वायुसेना के साथ बेस्टिल डे परेड में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के सामने भारत की तीनों सेनाओं का दस्ता मार्च करेगा और आसमान में भारतीय वायुसेना के रफाल विमान भी फ्लाई पास्ट करेंगे। पेरिस यात्रा से ठीक पहले पीएम मोदी ने फ्रेंच मीडिया से बात की जिसमें भारत फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी के साथ डिफेंस और इकोनॉमी जैसे मुद्दों पर साथ मिलकर काम करने और चुनौतियों से निपटने की बात की। पीएम मोदी के मुताबिक भारत और फ्रांस का रिश्ता मुश्किल दौर में भी टिका रहा और इस दौरे के बाद ये भरोसा और बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर फ्रांस में हैं। पीएम मोदी 13-14 जुलाई को फ्रांस में कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। शाम 7:35 पर सीनेट के प्रेसिडेंट से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी और रात 8:45 पर फ्रांस के प्रधानमंत्री से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। रात 11:05 पर कम्युनिटी इवेंट को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग शामिल होंगे और भारत के समय के मुताबिक रात 12:30 बजे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में प्राइवेट डिनर का आयोजन रख रहे हैं। आज फ्रांस के विदेश मंत्रालय में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इनमें दोनों देशों से जुड़ी वो तस्वीर दिखाई जा रही है जिन्होंने भारत फ्रांस की दोस्ती को मजबूत साझेदारी में बदल दिया है।
इस वक्त हम फ्रांस के ऐतिहासिक इमारत की डॉर्से के बाहर मौजूद हैं, जो कि यहाँ का विदेश मंत्रालय है। और यहाँ की दीवारों पर आप देखिए किस तरह से पूरी एक प्रदर्शनी लगाई गई है भारत और फ्रांस के रिश्तों को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की तस्वीरों के साथ में, और साथ ही भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तस्वीरें भी यहाँ पर लगाई गई हैं। तो पहले ही DAC यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय नौसेना के लिए 26 रफाल फाइटर जेट डील को मंजूरी दे दी है। इनमें 22 सिंगल सीटर और ट्रेनिंग के लिए 4 डबल सीटर रफाल भी लिए जाएंगे। इसके साथ ही स्कॉर्पियन क्लास की 3 और सबमरीन लेने के फैसले को भी ओके कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस की यात्रा पर हैं और संभावना है कि इन सौदों की घोषणा वहीं से की जाएगी। भारतीय नौसेना को अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए फाइटर जेट्स चाहिए। रफाल पहले से ही भारतीय सेनाओं का आजमाया हुआ फाइटर जेट है। भारतीय वायुसेना 2020 से रफाल फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रही है। नौसेना को भी स्कॉर्पियन क्लास की अतिरिक्त सबमरीन्स की बहुत जरूरत है। अगर ये समझौता हो गया तो संभव है कि इस सौदे की पहली सबमरीन अगले 3-4 साल में भारतीय नौसेना को मिल जाए। भारत फ्रांस की इस डील पर दुश्मनों की भी नजर है, क्योंकि अब भारत की जमीनी सीमा के साथ साथ समुद्री बॉर्डर पर भी लगातार रफाल की नजर रहेगी। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा और पेरिस से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये कार्यक्रम होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पेरिस में, और आपको बताएं कि जोरदार स्वागत किया गया उनका। अब तक 5 बार PM मोदी फ्रांस जा चुके हैं और उनको इस तरीके से रेड कार्पेट और साथ ही साथ गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया गया। लगातार तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे शेयर बाजार की। शेयर बाजार में कारोबारी दिन के दूसरे हाफ में आज जोरदार बिकवाली दर्ज की गई और आज सेंसेक्स ने इंट्राडे में पहली बार 66,000 का स्तर भी छुआ, जो कि लाइफ हाई भी है। इसी तरह निफ्टी भी इंट्राडे में 19,567 के स्तर को पार करता नजर आया और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 165 अंकों की बढ़त के साथ 65,560 के पास बंद हुआ। निफ्टी 29 अंक चढ़कर 19,414 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 26 अंक चढ़कर 44,665 के लेवल पर आज हुआ बंद। और आज के बाजार में सबसे ज्यादा एक्शन कहाँ रहा, बता रहे हैं हमारी सहयोगी नुपुर। काफी उतार चढ़ाव के बीच आज एक्सपायरी के दिन बाजार ने हालांकि हरे निशान में क्लोजिंग तो दी, लेकिन आज आपको रिकॉर्ड हाई पर भी छूते हुए नजर आए थे। ग्लोबल जो संकेत हमें मिले थे सुबह विदेशी बाजारों से, वो काफी स्ट्रांग थे। यूएस की क्लोजिंग काफी स्ट्रांग हुई थी, जिसके चलते हमारे यहाँ पर भी बाजार में एक बढ़िया बढ़त के साथ ओपनिंग होती हुई नजर आई थी और रिकॉर्ड लेवल पे निफ्टी सेंसेक्स हमने छूते हुए देखी। लेकिन उसके बाद एक्सपायरी का दबाव आते हुए नजर आया आखिरी के कुछ घंटों में और हमने देखा कि बाजार लाल निशान में फिसल के हालांकि क्लोजिंग के टाइम थोड़ी रिकवरी के साथ बंद होते हुए दिखे। दोनों ही इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो IT का भी आज सपोर्ट बैंक इंडेक्स की तरफ आते हुए दिखा। रिजल्ट्स डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पे कमजोर नतीजे आए थे TCS के और HCL टेक के, उसके बावजूद एक सपोर्ट IT की तरफ से आज आते हुए नजर आया। गेनर्स की लिस्ट आपके लिए पुल अप कर लेते हैं। हिंडाल्को, TCS, इन्फोसिस, LTI, माइंट्री देखे तो आपको यहाँ से बढ़त आती हुई नजर आई। सपोर्ट आज यहाँ से मिलता हुआ दिखा था। IT के काउंटर्स ने ही आज लीड ली थी निफ्टी की रिकॉर्ड हाई छूने की तरफ। लूजर्स की लिस्ट आपके लिए पुल अप करें तो पावर ग्रिड, UPL, कोल इंडिया, मारुति जैसे काउंटर्स थे जहाँ पे आज मुनाफा वसूली हुई है। 2 से 3.5% का कट आपको यहाँ पर भी नजर आएगा। लेकिन स्टॉक्स इन फोकस नतीजों के दम पे काफी सारे स्टॉक्स में आज भरपूर एक्शन देखने को मिला। आनंद राठी बढ़िया नतीजों के बाद बड़ा उछाल इस काउंटर पे आते हुए नजर आया। जोमैटो 6.5% के उछाल के साथ बंद होता हुआ दिखा। फेडरल बैंक और पतंजलि फूड्स की भी बात करें तो यहाँ पे कमजोरी थी। फेडरल बैंक के नतीजों का रिएक्शन था, पतंजलि का OFS का रिएक्शन आते हुए नजर आया था। ब्रॉडर मार्केट में भी देखें तो मिड कैप हालांकि लाल निशान में बंद होते हुए नजर आया। 1.1% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर भी थी। तो छोटे मझोले स्टॉक्स में मुनाफा वसूली नजर आई थी, लेकिन बड़े गेनर्स भी यहाँ पे आपको नजर आएंगे। तेजस नेटवर्क, जुपिटर वैगन्स, फीनिक्स मिल, DCM, श्रीराम जैसे कुछ काउंटर थे जहाँ पे अच्छी बढ़त के साथ आज कारोबार होते हुए नजर आया। AB मनी, डेल्टा कॉप, पंजाब एंड सिंध, SJVN की बात करें तो यहाँ पे मुनाफा वसूली नजर आई। 5 से 6.5% का कट यहाँ पे इन काउंटर्स में दिखा। तो अच्छी शुरुआत के बाद
बाद रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली आज के दिन नजर आई। हालांकि डेज लो से रिकवर होके इंडेक्स आज हरे निशान में बंद होते हुए दिखा। मल्टीप्लेक्स में मूवी के साथ पॉपकॉर्न और दूसरी खाने पीने की चीजों पर सरकार ने जीएसटी घटाकर 5% कर दिया है, लेकिन एक छोटी सी चूक हुई तो आपको 18% टैक्स देना पड़ सकता है। ऐसा क्यों और इससे कैसे बचे, बता रही है हमारी सहयोगी नुपुर। कल की जीएसटी की खबर के बाद एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, सिनेमा हॉल में जो आप फूड एंड बेवरेज लेते हैं उस पर जीएसटी घटाया गया है। पहले 18% की दर पे लगाया जाता था, उसे अब जीएसटी काउंसिल ने 5% कर दिया। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी होगी, अगर आप टिकट के साथ फूड एंड बेवरेज का कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और कॉम्बो ये दोनों पैकेज अगर साथ में बुक करेंगे तो आपको जीएसटी 18% ही देना होगा। इसीलिए आप टिकट अलग से बुक करें और फूड एंड बेवरेज का काउंटर पे जाके आप अलग से अगर खाना लेते हैं, पॉपकॉर्न, समोसा, जो भी आपको पसंद हो, उस पे आपको जीएसटी 5% ही लगेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे आपको ध्यान रखना है। बुक करते समय टिकट आप अलग से बुक करें जहाँ पे आप 18% जीएसटी देंगे, और अगर आप काउंटर पे जाके फूड एंड बेवरेज लेते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ 5% जीएसटी देना होगा। इसके अलावा जैसे कि हम कंप्लेन करते हैं कि काफ़ी महंगा ये प्रोडक्ट होता है, पॉपकॉर्न हो या समोसा हो, इसीलिए पीवीआर आइनॉक्स की तरफ से एक ऑफ़र आते हुए दिखा है। वीकडे में अगर आप 9 से 6 के बीच में जाते हैं तो आपको 99 रुपये में बढ़िया कॉम्बिनेशन के साथ पॉपकॉर्न हो, चाहे वो समोसा हो, काफ़ी सारी चीज़ें के ऑप्शंस यहाँ पे आपको कम में मिलते हुए दिखेंगे। और वीकेंड पे अगर आप जाएंगे तो आपको अनलिमिटेड पॉपकॉर्न और पेप्सी का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। तो वी हर्ड यू कैंपेन के थ्रू पीवीआर आइनॉक्स ने ये ऑफर्स निकाले, जिसके चलते एफएनबी का खर्चा ऐसे कंज्यूमर के लिए 40% तक कम होने की उम्मीद है। तो काफ़ी सारी पॉजिटिव ट्रिगर्स है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको टिकट अलग से बुक करनी है जिस पर 18% जीएसटी लगेगा, और जो खाने के आइटम होंगे उससे आप काउंटर पे जाके अलग से खरीदें ताकि आपका जीएसटी सिर्फ 5% लगे। जल्दी आपको अपने देश में ही टेस्ला की गाड़ियां आसानी से और बजट में मिल सकती हैं। बिल्कुल, टेस्ला भारत में एंट्री की तैयारी में है और हमारे सहयोगी आशीष से अब जानते हैं क्या है टेस्ला का मेक इन इंडिया प्लान। रिपोर्ट्स हैं जो बता रही है कि टेस्ला पूरी तरीके से भारत में अब देखिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट करने का पूरा प्रयास कर रहा है। पिछले महीने जब हमने देखा था कि इलॉन मस्क की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई थी, तभी भी उन्होंने बताया था कि वो भारत में आना चाहते हैं और भारत को एक बड़ा एक्सपोर्ट बेस की तरह भी यहाँ पर बनाना चाहते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो अब तक अधिकतर जो टेस्ला का एक्सपोर्ट बेस है वो चाइना में, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो कुछ प्लान्स हैं वो 5 लाख ईवी बनाने तक के हैं। और टेस्ला क्योंकि पूरी तरीके से ईवी में, सबसे बड़ी बात है कि जो दाम यहाँ पर एंटिसिपेट किया जा रहा है वो 20 लाख रुपए प्रति यूनिट के आसपास है, जो कि काफ़ी सस्ता है। इनफैक्ट भारतीय में मारुति कंपनी के हिसाब से भी आप कंपेयर करके देखें तो इनकी कीमत और कॉस्टिंग काफ़ी सस्ती आ रही है, और ऑटोनॉमस ड्राइविंग होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का वेरिएंट होता है, तो इसका भी एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन जब भी होगा तब पूरे ईवी इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ऐसे में जो ईवी एंसिलरीज कंपनी, जो ऑटो एंसिलरीज कंपनीज ईवी में काम कर रही है, इनके लिए एक बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है। सबसे पहले अगर आप देखें तो मिंडा कॉप ये स्टॉक ऐसा है जो आप अपने रडार पर रख सकते हैं, जहाँ पर इनके लिए ईवी ऑर्डर बुक काफ़ी बढ़िया है। दूसरे नंबर पर है उनो मिंडा, जहाँ पर इन्होंने थोड़े दिन पहले ही ईवी बैटरीज के लिए करार किया है। साथ में आप देखें कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जाता है। सोना कॉमसर ये कंपनी ऐसी है जो कि एक बड़ा मेजर बेनिफिशियरी साबित हो सकती है, क्योंकि इनकी अगर आप देखें तो 21,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिसमें 77% योगदान जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल से आता है। साथ में अगर आप देखें तो जो टाटा पावर जैसी कंपनीज है जो कि ईवी चार्जिंग प्रोवाइड करती हैं, इसका भी एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन लॉन्ग अवेटेड है, काफ़ी लंबे समय से इंतजार था, और अब जो प्राइजेस भी आ रहे हैं एंटिसिपेटेड वो काफ़ी अच्छे हैं। 20 लाख में अगर आपको टेस्ला की ईवी मिल जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। जून में म्यूचुअल फंड की कैसी रही खरीद बिक्री, ये पूरी डिटेल समझते हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे से। देखिए, बाजार लगातार नए हाईज बनाते जा रहा है और ऐसे में निवेशकों का पैसा जो है वो लगातार बाजार में आते जा रहा है, भले वो विदेशी निवेशक हो, भले वो घरेलू निवेशक हो, और म्यूचुअल फंड यहाँ लगातार खरीदारी भी कर रहे हैं। आप देखिएगा हर महीने म्यूचुअल फंड जो है वो अपने पोर्टफोलियो को रिजेक्ट करते हैं, काफ़ी सारे स्टॉक्स वो खरीदते हैं, काफ़ी सारे स्टॉक्स को बेचते हैं, और जून के महीने में भी काफ़ी सारा रिजेक्ट जो है वो उन्होंने किया है। सबसे पहले जिन स्टॉक्स में उन्होंने सबसे ज़्यादा खरीदारी की है उसमें देखिए HDFC AMC है, जहाँ पे करीब 2300 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है। कोल इंडिया और श्रीराम फाइनेंस में भी 1700 से
2000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी इनके तरफ से हुई है। इसके अलावा काफ़ी सारे नए IPO जो है उनमें इन्होंने पैसा लगाया है। आप देखिए IQ लाइटिंग, आइडिया फूड जैसे काउंटर्स है जहाँ पे पैसा लगाया गया है। इसके अलावा काफ़ी सारे और स्मॉल कैप स्टॉक जैसे कि मैंगलोर रिफाइनरी, कोल्टे पाटिल, BSC लिमिटेड में पैसा लगाया है। इसके अलावा स्टॉक्स जहाँ पे बिकवाली की है उसकी लिस्ट भी काफ़ी लंबी है। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लार्ज कैप में जहाँ पे पैसा लगाया गया है उसमें कोल इंडिया, HUL, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर्स, रिलायंस जैसे काउंटर शामिल है। जिन स्टॉक से पैसा निकाला गया है उसमें HL, एक्सिस बैंक, L&T, ICICI बैंक और बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर शामिल है। मिड कैप में जिन स्टॉक्स में खरीदारी की गई है उसमें श्रीराम फाइनेंस, HDFC, AMC, टिमकेन, सोलार इंडस्ट्रीज, कोफोर्ज जैसे काउंटर शामिल है। जिन स्टॉक्स में बिकवाली की गई है उनमें इंडियन होटल्स, मैक्स हेल्थ, फेडरल बैंक, मैक्स फाइनेंशियल, डिक्सन टेक जैसे काउंटर शामिल है। स्मॉल कैप में जिन स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी की है उसमें कृष्णा इंस्टीट्यूट, एथर इंडस्ट्रीज, TD पावर सिस्टम, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, CMS इन्फो सिस्टम जैसे काउंटर शामिल है। जहाँ पे बिकवाली है उनमें ग्लोबल हेल्थ, त्रिवेणी टर्बाइन, साइंट, चंबल फर्टिलाइजर, सिटी यूनियन बैंक जैसे काउंटर शामिल है। लिस्ट काफ़ी लंबी है जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी की है या बिकवाली की है, लेकिन सबसे ज़्यादा खरीदारी अगर कहीं की है तो वो अगर आप देखेंगे तो HDFC, AMC, कोल इंडिया, श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ ऐसे काउंटर्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खरीदारी की गई है। और जाहिर सी बात है इनको फ़ायदा भी हो रहा होगा क्योंकि मार्केट जो है वो अपने उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहे हैं। आइए अब कुछ खेल जगत की खबरों का रुख कर लेते हैं। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला डोमिनिका के विंडसर पार्क मैदान पर खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम रहा। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी वेस्ट इंडीज टीम 150 रन पर ही ऑल आउट हो गई। भारत से आर अश्विन ने 5 विकेट लिए, रविंद्र जडेजा को 3 सफलताएं मिली, सिराज और शार्दुल ठाकुर को एक विकेट मिला, जबकि एक भी कैरेबियन बैटर 50 नहीं लगा पाया। टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर आर अश्विन के नाम 702 इंटरनेशनल विकेट हो चुके हैं। तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अश्विन इंटरनेशनल लेवल पर 16वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। अश्विन ने साउथ अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन के 699 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रविचंद्र अश्विन 700 से ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज हैं। उनसे पहले अनिल कुंबले ने तीनों फॉर्मेट में 956 विकेट, हरभजन सिंह ने 711 विकेट अपने नाम किए। बांग्लादेश ने भारत को तीसरे वुमेन्स T20 मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने मेजबान टीम को जीतने के लिए 103 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने 10 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। इस हार के चलते भारतीय टीम बांग्लादेश का 3 T20 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप नहीं कर पाई। हालांकि टीम इंडिया 2-1 से T20 सीरीज जीतने में कामयाब रही है। बांग्लादेशी टीम की जीत में शमीमा सुल्ताना की अहम भूमिका रही। शमीमा ने 46 गेंदों का सामना करते हुए 42 रन बनाए। वुमेन्स एशेज में इंग्लैंड ने वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 2 विकेट से जीत लिया। रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने 264 रन का टारगेट 48 ओवर में चेज किया। ये इंग्लैंड वुमेन्स टीम का वनडे फॉर्मेट में सबसे बड़ा चेज रहा। इंग्लैंड के कप्तान हीथर नाइट ने 75 रन की नॉट आउट पारी खेली, अपनी टीम को जीत दिलाई। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पहले वनडे में जीत के बाद इंग्लैंड ने एशेज की मल्टी फॉर्मेट सीरीज में 6-6 की बराबरी हासिल कर ली है। वनडे सीरीज के 2 मैच बाकी हैं। दोनों मैच जीतने वाली टीम एशेज जीत जाएगी। भारतीय मेंस डबल प्लेयर रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलिया जोड़ीदार मैथ्यू एब्डेन ने विंबलडन में अपना सफर जारी रखते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। बोपन्ना की जोड़ी ने टैलोन और स्टीवंस की डच जोड़ी को मुश्किल मुकाबले में 6-7, 6-3, 7-5, 6-2 से शिकस्त दी। रोहन बोपन्ना तीसरी बार विंबलडन का सेमीफाइनल खेलेंगे। इससे पहले आखिरी बार 2015 में बोपन्ना सेमीफाइनल में पहुंचे थे। इंडिया 360 डिग्री के इस बुलेटिन में बस इतना ही।